कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्लैक आदमी दिखाई देता है जो एक सुनसान इलाके से गुजर रहा होता है। वह रास्ता भटक चुका था। तभी अचानक एक सफेद कार उसके पास आती है और उसका पीछा करने लगती है। वह आदमी डर कर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई अनजान शख्स आकर उस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह उसे कार की डिक्की में डालकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें क्रिस और रोज दिखाई देते हैं। क्रिस एक बेहतरीन फोटोग्राफर है और रोज उसकी जिंदगी की सबसे खास इंसान है। लेकिन आज क्रिस थोड़ा नर्वस है क्योंकि वह पहली बार रोज के माता पिता से मिलने जा रहा है। रोज ने अभी तक अपने परिवार को यह नहीं बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड ब्लैक है। हालांकि वह क्रिस को समझाती है कि उसके माता पिता काफी पढ़े लिखे हैं और उन्हें इंसान के रंग या जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों रोज के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में क्रिस सिगरेट पीने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसकी सिगरेट बाहर फेंक देती है क्योंकि वह उसकी सेहत को लेकर चिंतित होती है। फिर क्रिस अपने सबसे अच्छे दोस्त रोड को कॉल करता है, जो एक डिटेक्टिव है, और उसे बताता है कि वह रोज के परिवार से मिलने जा रहा है। कुछ देर बाद अचानक एक हिरण सड़क पर आ जाता है और कार से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। क्रिस और रोज पुलिस को कॉल करके वहां बुलाते हैं। पुलिस ऑफिसर क्रिस से उसका लाइसेंस और आईडी मांगता है, जिस पर रोज गुस्सा हो जाती है क्योंकि गाड़ी क्रिस नहीं बल्कि रोज चला रही थी। उसे लगता है कि पुलिस सिर्फ इसलिए क्रिस से सवाल कर रहा है क्योंकि वह ब्लैक है। लेकिन क्रिस के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह ऐसी चीजों का आदी हो चुका था। कुछ समय बाद दोनों रोज के घर पहुंच जाते हैं, जहां हमें रोज के माता पिता डीन और मिसी से मिलवाया जाता है। दोनों क्रिस का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। डीन मजाक में कहता है कि क्या क्रिस ने उस हिरण को मार दिया, क्योंकि उनके इलाके में हिरणों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसके बाद डीन क्रिस को पूरा घर दिखाने लगता है और उसे अपने पिता की तस्वीर दिखाता है, जो ओलंपिक में दौड़ चुके थे। हालांकि उन्हें एक ब्लैक एथलीट ने हरा दिया था। फिर वह क्रिस को मिसी के ऑफिस में लेकर जाता है। मिसी एक साइकेट्रिस्ट है, जबकि डीन खुद एक न्यूरोसर्जन है। घर घूमते समय क्रिस की नजर वहां काम करने वाले दो ब्लैक नौकरों पर पड़ती है, जॉर्जिना और वॉल्टर। क्रिस को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि रोज के परिवार ने ब्लैक लोगों को नौकर रखा हुआ है। डीन क्रिस को बताता है कि जॉर्जिना और वॉल्टर को रोज के दादा दादी की देखभाल के लिए रखा गया था। उनकी मौत के बाद भी दोनों यहीं रहने लगे क्योंकि अब वह परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। वह यह भी कहता है कि उसका परिवार बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। यहां तक कि अगर ओबामा तीसरी बार चुनाव लड़ते तो वह उन्हें ही वोट देता। चाय पीते समय क्रिस अपनी जिंदगी से जुड़ी एक दर्दनाक बात बताता है। वह कहता है कि जब वह छोटा था तब उसकी मां एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। क्रिस की बात सुनकर मिसी समझ जाती है कि उसे सिगरेट पीने की आदत है। वह कहती है कि अगर वह चाहे तो हिप्नोसिस के जरिए उसकी यह आदत हमेशा के लिए छुड़ा सकती है। लेकिन क्रिस समझदारी दिखाते हुए मना कर देता है। तभी रोज का भाई जेरेमी भी वहां आ जाता है और सभी लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं। लेकिन डिनर के दौरान जेरेमी क्रिस से कुछ अजीब सवाल पूछने लगता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह बास्केटबॉल खेलता है या नहीं और क्या उसे लड़ाई करना पसंद है। क्रिस को महसूस होता है कि जेरेमी उसे सिर्फ उसके रंग की वजह से जज कर रहा है। इसके बाद जेरेमी क्रिस को फाइट के लिए चैलेंज भी करता है, लेकिन बाकी लोग बीच में आकर उसे रोक देते हैं। डिनर खत्म होने के बाद रोज थोड़ी परेशान होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फैमिली ने क्रिस के साथ थोड़ा अजीब व्यवहार किया है। लेकिन क्रिस इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लेता। उस रात क्रिस को नींद नहीं आती, इसलिए वह सिगरेट पीने के लिए बाहर चला जाता है। तभी उसकी नजर वॉल्टर पर पड़ती है, जो अचानक बहुत तेज रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। क्रिस घबरा जाता है, लेकिन वॉल्टर अचानक उसके पास से मुड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्जिना भी आईने के सामने खुद को काफी अजीब तरीके से देख रही होती है। क्रिस जब वापस कमरे में आता है तो उसकी मुलाकात मिसी से होती है। मिसी उसे अपने साथ बैठने के लिए कहती है।
उसके हाथ में एक कप और चम्मच होती है जिसे वह लगातार घुमाने लगती है। फिर मिसी क्रिस से उस रात के बारे में पूछती है जब उसकी मां की मौत हुई थी। क्रिस इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे सब कुछ बताने लगता है। उसे पता ही नहीं चलता कि मिसी चम्मच की आवाज के जरिए उसे हिप्नोटाइज कर रही है। कुछ ही देर में क्रिस अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और एक अजीब हालत में पहुंच जाता है जिसे द सनकेन प्लेस कहा जाता है। अब क्रिस अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता था। वह सब कुछ देख और सुन सकता था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। मिसी उसकी आंखें बंद कर देती हैं और क्रिस बेहोशी जैसी अवस्था में चला जाता है। अगली सुबह क्रिस की आंख खुलती है और वह खुद को अपने कमरे में पाता है। उसे लगता है कि रात को जो कुछ भी हुआ वह शायद सिर्फ एक बुरा सपना था। उस दिन क्रिस फिर से जॉर्जिना को आईने के सामने खुद को देखते हुए नोटिस करता है। उसे यह सब काफी अजीब लगता है। इसके बाद वह वॉल्टर से मिलता है, लेकिन वॉल्टर का व्यवहार और भी ज्यादा अजीब होता है। वह एक जवान आदमी होकर भी किसी बूढ़े इंसान की तरह बातें कर रहा था। क्रिस उससे पूछता है कि मिसी के साथ उसका हिप्नोसिस सेशन कैसा रहा। इससे क्रिस को एहसास होता है कि वह सपना नहीं देख रहा था, बल्कि सच में उसके साथ कुछ हुआ था। क्रिस रोज के पास जाकर उसे बताता है कि उसकी मां ने रात में उसे हिप्नोटाइज किया था। वह यह भी कहता है कि अब उसे सिगरेट के बारे में सोचकर भी उल्टी आने लगती है। साथ ही वह वॉल्टर के अजीब व्यवहार के बारे में भी बताता है। रोज उसकी बात सुनती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद घर में एक बड़ी पार्टी रखी जाती है जिसमें कई अमीर और गोरे लोग शामिल होते हैं। क्रिस देखता है कि ये लोग जॉर्जिना और वॉल्टर जैसे नौकरों से काफी प्यार से मिल रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच भी क्रिस खुद को अकेला और असहज महसूस करता है। पार्टी में मौजूद लोग क्रिस से अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं। ज्यादातर लोग उसकी बॉडी और ताकत के बारे में बात कर रहे थे। तभी क्रिस की नजर एक दूसरे ब्लैक आदमी पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद यहां कोई ऐसा इंसान है जिससे वह जुड़ सकता है। क्रिस उससे मिलने जाता है। वह अपना नाम लोगन बताता है, लेकिन लोगन का पहनावा और बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह किसी बूढ़े अमीर आदमी की तरह व्यवहार कर रहा था। क्रिस को यह देखकर और ज्यादा हैरानी होती है कि लोगन की पत्नी एक गोरी महिला थी जो उम्र में उससे करीब 30 साल बड़ी लग रही थी। इसी बीच क्रिस की मुलाकात जिम हडसन नाम के एक आदमी से होती है जो एक आर्ट गैलरी का मालिक है। जिम क्रिस की फोटोग्राफी की तारीफ करता है और बताता है कि वह भी कभी फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन एक जेनेटिक बीमारी की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। थोड़ी देर बाद क्रिस खुद को शांत करने के लिए वापस अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाता है, पार्टी में मौजूद सभी लोग अचानक चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे लोग सिर्फ क्रिस के सामने दिखावा करने के लिए बातें कर रहे थे। इधर क्रिस को महसूस होता है कि उसका मोबाइल बार बार चार्जर से निकाला जा रहा है। उसे शक होता है कि शायद यह काम जॉर्जिना कर रही है। कुछ देर बाद जॉर्जिना क्रिस के पास आती है और माफी मांगते हुए कहती है कि सफाई करते समय गलती से उसका मोबाइल अनप्लग हो गया होगा। क्रिस कहता है कि उसे कोई परेशानी नहीं हुई, बस इतने सारे अनजान लोगों के बीच वह थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा है। जॉर्जिना उसे समझाती है कि यहां मौजूद सभी लोग उसे परिवार की तरह मानते हैं, लेकिन तभी क्रिस नोटिस करता है कि जॉर्जिना मुस्कुरा रही है, जबकि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यह देखकर क्रिस को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। कुछ समय बाद क्रिस अपने दोस्त रोड को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। वह बताता है कि कैसे पार्टी में लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और यहां मौजूद सभी ब्लैक लोग बूढ़े लोगों की तरह व्यवहार कर रहे थे। रोड यह सब सुनकर परेशान हो जाता है और क्रिस से कहता है कि उसे तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। उसे डर लगता है कि कहीं रोज की फैमिली क्रिस के साथ कुछ गलत न कर दे और उसे हमेशा के लिए अपना गुलाम न बना ले। लेकिन क्रिस अभी भी इस बात को पूरी तरह गंभीरता से नहीं लेता। इसके बाद पार्टी में एक अजीब सा सवाल पूछा जाता है कि अफ्रीकन लोगों के फायदे
और नुकसान क्या हैं। क्रिस वहां मौजूद लोगों से इस सवाल का जवाब देने को कहता है। तभी लोगन जवाब देता है कि ब्लैक होना उसके लिए गर्व की बात है। क्रिस चुपके से लोगन की फोटो अपने फोन से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से कैमरे की फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। जैसे ही फ्लैश लोगन की आंखों पर पड़ती है, उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वह अचानक गुस्से में आ जाता है और क्रिस पर हमला करने लगता है। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कहता है, यहां से निकल जाओ। क्रिस अब समझ जाता है कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उसे महसूस होता है कि समस्या सिर्फ रेसिज्म की नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और खतरनाक सच्चाई है। कुछ देर बाद डीन और मिसी बताते हैं कि लोगन को बस एक छोटा सा दौरा पड़ा था और अब वह बिल्कुल ठीक है। लोगन सभी से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है, लेकिन क्रिस के मन में अब शक और भी गहरा हो चुका था। इसके बाद क्रिस और रोज घर से थोड़ी दूर टहलने निकलते हैं। क्रिस रोज को बताता है कि उसे यहां बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा और वह इस जगह से परेशान हो चुका है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। फिर क्रिस अपनी मां की मौत से जुड़ा दर्दनाक सच बताता है। वह कहता है कि जिस रात उसकी मां का एक्सीडेंट हुआ था, वह काफी देर तक सड़क पर पड़ी रही थी। अगर उसने समय रहते पुलिस को कॉल किया होता तो शायद उसकी मां की जान बच सकती थी। रोज उसे संभालती है और कहती है कि वे दोनों जल्द ही यहां से चले जाएंगे। लेकिन क्रिस को नहीं पता था कि उसी समय घर के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। रोज के घर में मौजूद सभी अमीर लोग एक गुप्त नीलामी कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि इस नीलामी में किसी चीज की नहीं, बल्कि खुद क्रिस की बोली लगाई जा रही थी। आखिर में जिम हडसन सबसे बड़ी बोली लगाकर क्रिस को खरीद लेता है। कुछ देर बाद क्रिस और रोज वापस घर आते हैं, लेकिन तब तक पार्टी खत्म हो चुकी होती है और सभी मेहमान जा चुके होते हैं। क्रिस अपने कमरे में जाकर लोगन की फोटो अपने दोस्त रोड को भेजता है। फोटो देखते ही रोड तुरंत उसे कॉल करता है और बताता है कि यह आदमी लोगन नहीं बल्कि आंद्रे है। रोड को याद आता है कि यही वह आदमी है जो कहानी की शुरुआत में गायब हुआ था और पिछले 6 महीनों से लापता था। क्रिस अब पूरी तरह समझ जाता है कि यहां कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। तभी अचानक उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। अब वह फैसला करता है कि उसे किसी भी हालत में यहां से निकलना होगा। वह जल्दी से कार की चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर रोज की अलमारी पर पड़ती है जो खुली हुई थी। अंदर उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्रिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रोज ने कहा था कि क्रिस उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। लेकिन तस्वीरों में रोज अपने पुराने सभी बॉयफ्रेंड्स के साथ दिखाई दे रही थी और हैरानी की बात यह थी कि वे सभी ब्लैक थे। इतना ही नहीं, क्रिस को जॉर्जिना, वॉल्टर और लोगन यानी आंद्रे की तस्वीरें भी मिलती हैं। अब क्रिस को यकीन हो जाता है कि रोज और उसका परिवार किसी बहुत बड़े राज्य को छिपा रहे हैं। वह तुरंत नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी जेरेमी उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में डीन और मिसी भी वहां आ जाते हैं और क्रिस को घेर लेते हैं। क्रिस घबराकर रोज से कार की चाबी मांगता है, लेकिन रोज एक बड़ा सच सामने लाती है। वह बताती है कि कार की चाबी हमेशा से उसी के पास थी और वह क्रिस को यहां से जाने नहीं देगी। अब क्रिस भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिसी वहीं कप और चम्मच निकालती है। चम्मच की आवाज सुनते ही क्रिस फिर से हिप्नोटाइज हो जाता है और वापस सनकेन प्लेस में चला जाता है। अब वह अपनी बॉडी का कंट्रोल पूरी तरह खो देता है। डीन, मिसी और रोज उसे कहीं ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। अगली तरफ रोड लगातार क्रिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह परेशान होकर अपने कुछ सीनियर ब्लैक ऑफिसर्स को बताता है कि उसके दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन वे लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे मजाक समझकर टाल देते हैं। इधर क्रिस को बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहां उसे एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है। उसके सामने एक पुराना टीवी रखा होता है। कुछ देर बाद टीवी अपने आप चालू होता है और उसमें रोज के दादा की रिकॉर्डिंग चलने लगती है। वीडियो में बताया जाता है कि उनके परिवार ने विज्ञान की मदद से एक ऐसा तरीका खोज लिया है
जिससे किसी इंसान के दिमाग को दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इस खतरनाक प्रक्रिया को वह लोग कोआगुला प्रोसीजर कहते हैं। इस प्रक्रिया में पहले शिकार को हिप्नोटाइज करके उसकी चेतना को सनकेन प्लेस में भेज दिया जाता है, जहां वह अपनी ही बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रख पाता। इसके बाद डीन अपने अमीर ग्राहकों का दिमाग उस जवान शरीर में ट्रांसप्लांट कर देता है। इस तरह बूढ़े अमीर लोग एक नई और जवान बॉडी हासिल कर लेते हैं, जबकि असली इंसान हमेशा के लिए सनकेन प्लेस में कैद हो जाता है। अगर कोई शिकार वापस कंट्रोल लेने की कोशिश करता है तो मिसी दोबारा हिप्नोसिस करके उसे उसी अंधेरी जगह में भेज देती है। यही वजह थी कि जॉर्जिना, वॉल्टर और आंद्रे जैसे लोग अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। उनके शरीर में किसी और बूढ़े इंसान का दिमाग डाला जा चुका था। अब अगला शिकार क्रिस बनने वाला था। क्रिस यह जानकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर ये लोग सिर्फ ब्लैक लोगों को ही क्यों चुनते हैं। इसके पीछे कारण यह था कि इन लोगों का मानना था कि ब्लैक लोगों की जेनेटिक्स ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन क्रिस के लिए यह सिर्फ उसका रंग नहीं था, बल्कि उसकी आंखें खास थीं। जिम हडसन को उसकी आंखों की जरूरत थी। इतने में टीवी पर फिर वही कप और चम्मच की आवाज आती है। आवाज सुनते ही क्रिस दोबारा पैरालाइज हो जाता है और उसकी चेतना फिर से सनकेन प्लेस में चली जाती है। इसके बाद डीन ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देता है। जिम हडसन का दिमाग क्रिस की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाने वाला था, लेकिन तभी क्रिस को एक मौका मिल जाता है। जब वह कुर्सी पर बैठा था, उसने अपने कानों में कॉटन ठूंस लिया था, जिसकी वजह से उसे चम्मच की आवाज सुनाई नहीं दी। यही छोटी सी चीज उसकी जान बचा लेती है। जब डीन उसे ऑपरेशन के लिए लेने आता है तो क्रिस मौका देखकर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्रिस जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर डीन पर पड़ती है। वह वहां रखे हुए हिरण के सींग का इस्तेमाल करता है और डीन पर हमला कर देता है। सींग लगने की वजह से डीन की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब क्रिस तेजी से वहां से भागने लगता है। रास्ते में उसे मिसी दिखाई देती है, जो अपना कप और चम्मच ढूंढ रही होती है। मिसी क्रिस को दोबारा हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार क्रिस उसके जाल में नहीं फंसता। मिसी उस पर स्क्रू ड्राइवर से हमला करती है, लेकिन क्रिस खुद को बचाते हुए उसी हथियार से उसे घायल कर देता है और आखिरकार मिसी की भी मौत हो जाती है। अब क्रिस घर से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी जेरेमी उस पर हमला कर देता है। जेरेमी क्रिस का गला दबाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस पूरी ताकत से उसका मुकाबला करता है। वह जेरेमी की टांग में हमला करता है और फिर उसे बुरी तरह पीट देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रोज अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह आराम से गाने सुन रही थी और इंटरनेट पर अपने अगले शिकार की तलाश कर रही थी। क्रिस अब जेरेमी की कार लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में जॉर्जिना अचानक कार के सामने आ जाती है और क्रिस की कार से टकरा जाती है। क्रिस उसे देखकर रुक जाता है। वह जॉर्जिना पर दया करता है और उसे कार में बैठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद क्रिस को पता चलता है कि जॉर्जिना के अंदर कोई और नहीं बल्कि रोज की दादी का दिमाग था। जॉर्जिना अचानक अपना असली रूप दिखाती है और क्रिस पर चिल्लाने लगती है कि उसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस झड़प में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिस को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन जॉर्जिना यानी रोज की दादी की मौत हो जाती है। तभी रोज भी वहां पहुंच जाती है। उसके हाथ में राइफल होती है। रोज के अंदर उसके दादा का दिमाग था, जो क्रिस पर हमला कर देता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। क्रिस की हालत खराब हो जाती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर देता है। फ्लैश की रोशनी पड़ते ही वॉल्टर के अंदर मौजूद असली इंसान यानी वॉल्टर की चेतना वापस आने लगती है। अब वॉल्टर रोज से उसकी राइफल छीन लेता है और रोज के दादा के पेट में गोली मार देता है। इसके बाद वह खुद को भी गोली मार लेता है। अब वहां सिर्फ क्रिस और रोज बचते हैं। रोज अभी भी जिंदा थीं
और भागने की कोशिश कर रही थी। क्रिस गुस्से में उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वहां पुलिस की गाड़ी आती दिखाई देती है। क्रिस को लगता है कि अब उस पर सारे मर्डर का इल्जाम लग जाएगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है, उसमें से उसका दोस्त रोड बाहर निकलता है। रोड क्रिस को देखकर राहत की सांस लेता है और उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। रोज सड़क पर पड़ी रह जाती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इस तरह फिल्म एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है।